अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आज हम आपके लिए मिर्ज़ा गालिब की जो गज़ल लेकर आए हैं वो भी बहुत ही मुख्तसर है और इसमें सिर्फ़ 3 आशार हैं। दरअसल गालिब ने अपने जो उनका कलाम था उसका इंतखाब उन्होंने ख़ुद नहीं किया था, किसी और से करवाया था। तो उन लोगों ने जो भी मुनासिब समझा वो मिर्ज़ा के कलाम में रखा, उनके दीवान में रखा और बाकी उन्होंने मुस्तरद कर दिया। लेकिन ये मुस्तरद शुदा कलाम भी मिलता है और आप अगर ज़रा सी कोशिश करेंगे तो आपको इसको ज़रूर पालेंगे। तो चलिए गज़ल शुरू करते हैं। पहला शेर है, मैं और बज़्म मैं से यूं तिश्ना काम आऊँ, गर मैंने की थी तौबा साक़ी को क्या हुआ था। बज़्म मैं कहते हैं शराब की या शराबियों की महफ़िल को, और तिश्ना काम कहते हैं प्यासा रह जाने को। तो और साक़ी जो है वो आप सब जानते हैं कि शराब पिलाने वाले को कहते हैं। असल में ये शेर जो है इसका जो ख़ुलासा था वो किया था सैयद मोहम्मद अहमद बेखुद मोहानी ने, और इसे अपनी शरह में हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल मेहर मरहूम ने लिखा था। तो हम वहीं से आपकी खिदमत में ये इसकी शरह पेश कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि इस शेर में कई टुकड़े हैं। नंबर 1, मैं, और इससे समझ में आता है कि मैं कश यानी शराब पीने, बहुत शराब पीने वाला है, और साक़ी और शराबियों का पूरा गिरोह इसके रिंदाना फ़ज़ाइल से वाकिफ़ है। रिंदाना फ़ज़ाइल का मतलब यह है कि शराब पी के जो कुछ भी करता है। शराब ना मिलने से उसे इतनी तकलीफ़ हुई जितनी किसी दूसरे शराबी को नहीं हो सकती थी। फिर उसे शराबियों में अपनी बेइज्जती का भी दुख था। नंबर 2 में वो लिखते हैं कि बज़्म मैं इस टुकड़े से वाज़े होता है कि अगर तन्हाई में साक़ी ने यही बर्ताव किया होता तो नागवार ज़रूर गुज़रता, मगर ना इतना जितना रिंदों की भरी महफिल में। तो वो ये कहता है कि मैंने अगर तौबा की थी और इसलिए मैंने शराब नहीं मांगी थी, तो साक़ी का काम था कि वो मुझे शराब ज़रूर देता। उसने क्यों नहीं ख्याल किया कि रिंदों की तौबा ही क्या होती है, यानी इधर तौबा की और उधर फिर पीने लगे। और अगर पीने का शौक़ ना होता तो शराबियों के इस मजमे में, जमघटे में मैं आता ही क्यों। इसका मकसद तो ये था कि तौबा की लाज भी रह जाए और शराब भी पी ले, मगर साक़ी ने तो झूठे मुंह भी नहीं पूछा। नंबर 3 कहते हैं कि यूं से सुनने वाले की नज़र में एक नाकाम शराबी की तस्वीर फिर जाती है। उसे अपनी नाकामी पर अफसोस ही नहीं बल्कि गुस्सा भी है, और शराब ना मिलने से बदन अलग टूट रहा है और अंगड़ाई पर अंगड़ाई आ रही है। और फिर कहते हैं कि तिश्ना काम से हलक और ज़बान के कांटों पर कांटों का तस्वुर होने लगता है, जो बहुत ज़्यादा प्यास ज़ाहिर करता है। और आँव से ही ज़ाहिर होता है कि पुरुमीद दिल से लेकर बज़्म मैं में गया, मगर तिश्ना और मायूस लौटा, नहीं शराब मिल ही नहीं सकी। अब साक़ी को क्या हुआ था, इसके बहुत से मतलब हो सकते हैं, सिर्फ लहजा बदलने की ज़रूरत है। एक तो यह है कि क्या उसने भी तौबा कर ली थी, यानी साक़ी ने, और दूसरा ये कि क्या साक़ी भी होश में नहीं था, और नंबर 3 ये हो सकता है कि क्या जो मेरे मुखालफीन थे उनकी इसमें कोई साजिश थी, और नंबर 4 ये कि मैकश यानी शराब पीने वाले का इज़्ज़त और एहतराम जो है वो साक़ी पर वाजिब था। उसने बेदर्दी और संगदिली से काम लिया और उसे शराबियों की हालत का अंदाज़ा करने में गलती हुई। और एक ये भी कि शायद उसने मुझे देखा नहीं, या शायद उसने मुझे पहचाना नहीं, और एक ये हो सकता है कि क्या वो मेरे तौबा करने से इतना ज़्यादा खफा था कि किसी और ख्याल में था, या वो किसी और ख्याल में था। गर्ज़ ये कि बहुत से ऐसे सबब जहन में आ सकते हैं कि साक़ी को क्या हुआ था कहकर उन्होंने इन सब का जिक्र कर दिया है। अगला शेर है,
ہے ایک تیر جس میں دونوں چھدے پڑے ہیں، وہ دن گئے کہ اپنا دل سے جگر جدا تھا۔ اب چھدنے کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ کسی چیز میں ڈالیں اور اس میں ایک سوراخ ہو جائے تو اس کو چھیدنا کہتے ہیں، اور تیر آپ جانتے ہیں بہرحال جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب دل اور جگر ایک دوسرے سے الگ الگ تھے، اب تو دونوں کو ایک ہی تیر نے چھید رکھا ہے، یعنی دونوں کی حالت ایک جیسی ہوئی۔ اور دل کے چھدنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری جو بےتابی اور بے چینی تھی وہ کہیں زیادہ بڑھ گئی، اور جگر چھپا، جب جگر ہمارا چھدا تو ہمارے صبر اور جو ہمت کی جو کیفیت تھی وہ ختم ہو کے رہ گئی، اس میں کوئی کسی قسم کا وہ ہے ہی نہیں، اس میں حوصلہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، اس کا جو آخری شعر ہے کہ درماندگی میں غالب کچھ بن پڑے تو جانوں، جب رشتہ بے گرا تھا ناخون گرا کشا تھا۔ درماندگی کہتے ہیں پریشانی میں، لاچاری میں، مجبوری میں، مایوسی میں، اور کچھ بن پڑے تو جانوں کا مطلب ہے کہ اگر کوئی ایسے کام ہو تو بن جائے تو پھر میں سمجھوں کہ ہاں واقعی بن گیا۔ بے گرہ تھا ناخون گرا کشا تھا۔ ناخون تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اور بے گرہ یعنی جس کے اندر کوئی گانٹھ پڑی ہوئی نہ ہو، اور ناخن گرا کشا تھا۔ گرا کشا کہتے ہیں گانٹھ کھولنے کی مدد کرنے والے کو، یا جس سے کہ گرہ کھل جائے۔ تو کہتے ہیں کہ اب میری بیچارگی اور مجبوری کی ایسی حالت ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اور جب میرے ناخن میں مشکل کی گرہیں کھولنے کی قوت تھی تو میرے راستے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں تھی، کوئی گرہ ہی نہیں تھی، اور اب میرے ناخن اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ کوئی گرہ کھول نہیں سکتے، تو میں ان مصیبتوں کا طوفان میرے لیے کھڑا ہو گیا، گرہیں ہی گرہیں لگ گئی ہیں، تو یوں بیچارگی اور عاجزی کی حالت پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس زمانے میں میرے حالات اچھے تھے اور میرے ناخن بھی مضبوط تھے، مطلب یہ ہے کہ میں جس زمانے میں اپنی مشکلات پر قابو پا سکتا تھا، اس زمانے میں تو میرے اوپر حالات اتنے برے نہیں تھے، بہت اچھے حالات تھے۔ اب جب کہ میں واماندہ ہو گیا ہوں، کمزور ہو گیا ہوں، مجبور اور لاچار ہو گیا ہوں، تو میرے راستے میں گرہیں ہی گرہیں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور اب میرے اندر اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں ان گرہوں کو کھول کے اپنی مشکلات حل کر سکوں۔ مطلب یہ ہے کہ جب مشکلات نے گھیرا تو اس وقت ان کو ختم کرنے کی یا دفع کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ ایک مختصر سی غزل کے چند اشعار تھے جو آج کی محفل میں ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور اب آپ سے اگلی محفل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اور آپ کو اگر اس سلسلے میں کسی غزل کے معنی سمجھنے ہوں، تشریح سمجھنی ہو، یا مشکل الفاظ کے معنی سمجھنے ہوں، تو آپ ہم سے کمنٹ سیکشن میں ضرور رابطہ کیجیے۔ تو بس آج اتنا ہی، اب اگلی محفل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔